वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है, कौन क्या कह रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी और बैन सूबाई अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है जी, सब करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज की सबको इजाज़त भी है, लेकिन सर पर कफन बांध कर एहतजाज की किसी जमहूरियत में इजाज़त नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और इसके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि इस तरह के हथकंडे कोई नई बात नहीं है जो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ये इसी तरह करते हैं। नवंबर में बानी PTI खुद कॉल देंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना के हवाले से बात करें तो तोशाखाना 2 केस का जो फैसला है वो बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका था और अब वो 14 नवंबर को सुनाया जाएगा। कुछ मामलात थे जो कि नहीं अदम पेशी की वजह से नहीं हो सके और फिर उसके बाद अब ये 14 नवंबर तक जो है वो डिले हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इस तमाम तर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चलें, जरा मियां नवाज शरीफ साहब का एक शॉट है वो पहले सुनते हैं और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिलता है। जी, ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का शोर था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है नहीं पता। उमर अयूब साहब ने भी कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़ बेजा में रखा, हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। इस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़ बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे फिर बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में NRकी है। तो उमर अयूब साहब को भी आपने सुना, नवाज शरीफ साहब को सुना। इसके हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तजिया निगार मारूफ टेलीविजन प्रोग्राम मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत पराचा साहब। पराचा साहब सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात करूंगा पहले उमर अयूब साहब की, जिस तरह से कल उनको एकदम से गिरफ्तार किया गया फिर रिहा कर दिया गया, तो अब हुकूमत इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरा ख्याल है कि कोई नरमी नहीं पेश करेगी बानी PTI और उनके जितने भी रफका हैं, लगता यही है हुकूमत के कामों से। जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात यह है कि नरमी या सख्ती हमेशा एक्शन और रिएक्शन ही की तरह के दो चीजें हैं जो हमारे सामने रहती हैं। मसलन अभी आपने खुद भी बात की, किसी का कोट सुनाया आपने कि अगर सर पे कफन बांध कर आए, राना सनाउल्लाह की बात कर रहे थे जी, तो क्या वो एहतजाज होता है? फिर मारो या मर जाओ वाली ये जो टर्म है कि आखिरी मार का समझ के पुरअमन एहतजाज होता है और एहतजाज हमेशा होते रहे पाकिस्तान में। ये पहली बार नहीं है कि PTI एहतजाज कर रही है, माजी में भी जो अपोजिशन थी एहतजाज किया करती थी, लेकिन माजी में किसी अपोजिशन ने 9 मई नहीं किया, ना जाकर कोर कमांडर के घर को जलाया, ना किसी रेडियो स्टेशन को जलाया। तो जब ये कहा जाए कि हम ऐसे एहतजाज के लिए आएंगे, आकर बैठ जाएंगे और घर वालों को कहेंगे कि जब हम नहीं आए, अगर हम नहीं आए तो फिर खुदा न खास्ता आप हमारे बारे में ये समझिए। तो जब मामलात इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाएं और उसमें आपको मुल्क भी चलाना हो, और मुल्क कैसे चलाना हो जब आपको कहीं IMF की मिन्नत करनी पड़े, कहीं चाइना की मिन्नत करना पड़े, कहीं सऊदी अरब की मिन्नत करना पड़े, कहीं UAE की मिन्नत करना पड़े और ओवरऑल अमेरिका की मिन्नत करना पड़े कि जी IMF को कहें कि हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करें, तो इस सूरत हाल में फिर हुकूमतों के लिए क्या चॉइस रह जाता है? क्या वो इजाज़त दे दें कि आ जाएं, आप धरना दे के बैठ जाएं, टी चौक बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, कौमी असम्बली बंद कर दें? ये नवंबर है और ठीक 10 साल पहले इसी नवंबर में
यहीं पे इस्लामाबाद में भी धरना हुआ था। आपको याद है, धरना जारी था। वो अगस्त में आया था और नवंबर में जारी रहा था, जाकर सानिया पेशावर के बाद वो खत्म हुआ था। तो एक ऐसी सियासी जमात जिसके डिस्क्रेडिट पे 9 मई हो, जिसके डिस्क्रेडिट पे 126 दिन इस्लामाबाद बंद करना हो, तो अगर वो प्लान करेंगे इस्लामाबाद आने का, एहतजाज करने का, इंतजामिया फिर कहीं ना कहीं तो एक्शन करेगी, कुछ ना कुछ तो वो इंतजाम करेंगे। हम खुद भी कहते हैं कि जी इस्लामाबाद बंद कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, क्योंकि इस्लामाबाद अब सिर्फ रेड जोन का नाम नहीं है। यहाँ शहरी रहते हैं, यहाँ स्कूल हैं, यहाँ कॉलेज हैं, यहाँ हॉस्पिटल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क की जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें मैं फिर कहूँगा कि जो एक्शन कोई करेगा, हुकूमत रिएक्ट तो करेगी, वो फिर किसी को पसंद आए ना आए। एक्शन का ही रिएक्शन होता है। पर अच्छा साहब, ये भी बताएं कि अब तोशाखाना 2 के हवाले से अगर हम बात करें, तोशाखाना 1 हुआ, जिस तरह से दलाइल दिए गए, हाजिरियां हुई, अब तोशाखाना 2 हुआ, ट्रायल चला, अब फाइनली जो है वो आखिरी मराहिल में है। उसका फैसला अब सुनाया जाना था बट नहीं सुनाया गया कल, अब 14 नवंबर तक चला गया है। आपको लगता है कि जिस तरह पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि नवंबर में जो है रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब को, तो मिल सकता है? बड़ा मुश्किल है किसी भी अदालती कार्रवाई को प्री जज करना, लेकिन मौलाना ग्राउंड फजलुर रियलिटीज की रहमान बुनियाद पर की क्या तज्जिया किया जा सकता है? मैं यही ग्राउंड रियलिटीज तो हमारे पॉलिटिशियंस खुद ही बताया करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अभी उनका आना मुश्किल नजर आ रहा है। शेख रशीद अहमद ने भी कुछ दिन यही पहले बात की। इसलिए रिहाई और इस तरह के केसेस में, और एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी पार्टी किस तरह का एहतजाज करती है, तो यूजुअली तो होता है कि ऐसी सूरत हाल में किसी की रिहाई मुमकिन नहीं हुआ करती। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हमारे यहाँ पावर्स नहीं चाहेंगी, वो बाहर नहीं आ सकेंगे। केस तो शाखाना है, केस तो कोई और बना लिया जाता है, केस तो बहुत सारे पेंडिंग भी पड़े होते हैं। मसलन 9 मई वालों का भी हमें कुछ पता नहीं है कि 9 मई में कहाँ मामला चल रहे हैं, और फिर कोई ना कोई और दरखास्त आ जाए, पिटीशन आ जाए। इसलिए रिहाई सिर्फ अगर ये समझा जाए कि एक पाकिस्तान की जो अदलिया है, एक छोटी अदालत, छोटी डजंट मीन स्टेटस में, बट जो 3 टियर वाली अदालतें हैं, लोअर कोर्ट जिनको कहते हैं, ये लोअर कोर्ट की हद तक अगर रिहाई या बंद करने का फैसला मैं जाती तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझता। अगर तो खान साहब को बंद रखना है, फर्ज किया तोशाखाना में जमानत भी हो जाए, लेकिन फिर भी उनको वो जेल में ही रखा जाएगा, अगर तो ये पॉलिसी है। अगर उनको निकालना है, और पॉलिसी के हवाले से मुझे अभी नहीं लगता कि खान साहब की रिहाई कोई जल्द मुमकिन हो। मुमकिनात में से अच्छा नहीं लगती। प्राइस साहब, आपने तोशाखाना या तोशाखाना 2 के हवाले से तो बात कर दी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो मेरी समझ के मुताबिक है वो 190 मिलियन पाउंड वाला है, जिसमें तहरीक इंसाफ हमें वो डिले करती हुई नजर आती है। आज एक बहुत बड़ा सवालनामा है जिसका जवाब देना है इमरान खान साहब ने। 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसमें बहुत सारे शुकूक शुबात भी हैं, और वो केस ऐसा है कि जो लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए भारी पड़ सकता है। उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, तोशाखाना केस तो उससे भी फिर भारी है, क्योंकि जो क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें जो वायलेशन हुई है वो तो तोशाखाना में भी हुई। अगर आप स्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ द रूल पे जाएं तो उसकी वायलेशन तोशाखाना में बहुत ज्यादा हो। और सिमिलरली ये जो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड स्कैंडल है, एक ओपन एंड शट केस है ये। लेकिन हम कल सुन रहे थे अली मोहम्मद खान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि इसको आप 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का केस क्यों कहते हैं, ये तो अल-कादिर ट्रस्ट का केस, और अल-कादिर ट्रस्ट में बहुत सारे गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बात ये है कि पैसे आए थे, सादा सी बात है। ये NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने कहा था कि ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, मीन्स के पब्लिक मनी है। उस पब्लिक मनी को सुप्रीम कैबिनेट के एक बंद लिफाफों पे दस्तखत करवा के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखा गया। बुनियादी तौर पर ये केस, क्या वो पाकिस्तान की सरकार यानी पब्लिक मनी थी? यस। क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था या सरकार के खजाने में? उसे सरकार के खजाने में रखा जाना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और रियाद मलिक के
वो जो 460 बिलियन रुपीस का जुर्माना था उसके लिeu में रखा गया, तो उससे ये केस और स्ट्रांग हो गया। और ये जमीन जो मिली ये भी तो रियाद मलिक से मिली। जो तहकीकात करने वाले लोग हैं वो इन पीसेस को जोड़ते हैं आपस में। रहा क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ आपके सामने, और इस वजह से ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा पराशर साहब, हमने बात की 190 मिलियन पाउंड की तोशाखाना 1-2 के हवाले से और जो इस वक्त हुकूमत में जो सियासी हलचल है उस मुतालिक, लेकिन अब एक और भी मामलात हैं जो आईनी बेंचेस के हवाले से हैं। और कल भी सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और मुकदमात की जो लगाने का सिलसिला था उस मुतालिक जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ, 1 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग जारी रही है। और अब बाकायदा तौर पर 14 नवंबर से जो बेंच है वो तमाम तर जो केसेस है उसकी समाअत करेगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उससे पहले केस की की टैक्स के हवाले से वो केस चल रहा था जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अभी आईनी बेंच तो नहीं है, तो फिर हम जो केसेस सुन रहे हैं उसकी बुनियाद क्या होंगी। तो इस मुतालिक हम देख रहे हैं जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है ये किस तरफ इशारा करता है? कुछ तो हसरतें भी हैं जो पूरी ना हुई, तो जाहिर है वो भी रिफ्लेक्ट होंगी। दूसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम एक हकीकत है। पार्लियामान की 2/3 मेजॉरिटी ने उसको पास किया। 26वीं आईनी तरमीम की रूह से जस्टिस याया अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनकी चीफ जस्टिस होने की अब किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, बट ही इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। Exactly. और तीसरी चीज, जजेस कमेटी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी बनती है। अब उसमें हुआ ये कि पहले याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और फिर तीसरे जज मुनीब अख्तर साहब थे। लेकिन आईनी बेंच बना और आईनी बेंच के सरबराह की हैसियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच में शामिल हो गए। ये भी उसी आईनी तरमीम के हवाले से ही है जो मैं बार बार, क्योंकि रूट जो है मदर ऑफ एवरीथिंग इज 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट में अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगर उस डिवीजन की बात की जाए जिस डिवीजन में हम रहे हैं पहले, तो मंसूर अली शाह साहब अकेले हैं इस कमेटी में, या अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जो क्लीवेज है उसके दूसरी तरफ है। लिहाजा ये अब बेंच भी बन गए। 14 कल है, कल से ये आईनी बेंच अपना काम भी शुरू कर देगा। बेंच भी बन गए, केसेस भी लगेंगे, ये सारा काम इंशाल्लाह अब चलता रहेगा। केसेस सुने भी जाएंगे, उनके फैसले भी किए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा प्राय साहब, थोड़ा सा पंजाब की जानिब अगर बढ़ें तो स्मोक के हालात आपके सामने हैं और सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कोई ठोस इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से मरीम नवाज भी पंजाब में नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं। सो पंजाब हुकूमत के मामलात हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये जो स्मॉग है ये आज का फिनोमेनन तो है नहीं। जी हाँ, लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट्स हो, किसी को एग्जोनरेट नहीं किया जा सकता। हुकूमतें जो भी हैं, हुकूमतों को चाहिए था कि वो इंतजाम करें। ये स्मॉग पहली बार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है मौजूद, दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये स्मॉग जारी रहा। 1952 में बरतानिया में भी ये स्मॉग बहुत बड़ा इशू बना था, लेकिन उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उन्होंने प्लान किया। हमारे यहाँ जो डांग टपाओ पॉलिसी है उसकी वजह से ये होता है। ये दुरुस्त बात है कि आपने स्कूल बंद कर दिए, भाई सारा दिन ये मोटरसाइकिलों से लेके छोटी बड़ी गाड़ियां जितना धुआं छोड़ती हैं। अब तो इस्लामाबाद में, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस्लामाबाद में इतना स्मॉग आया हो जिसकी वजह से सांस लेना अजीरन बन गया हो। गाड़ी बाहर आप पार करें, गाड़ी के ऊपर 1 इंच की लेयर मट्टी की वो आपकी गाड़ी के ऊपर होती है। लोग पूछते हैं ये मट्टी कहाँ से आ गई? अरे जो गाड़ी के ऊपर मिट्टी आई है वही मिट्टी हम इनहेल भी कर रहे हैं। तो अपने अंदर जो मशीनरी है थोड़ा उसका भी ख्याल करें। और यही हाल है पंजाब हो, पेशावर देखें ना आप, खाली पंजाब की क्यों बात कर रहे हैं? पेशावर कल जो है वो डर्टीएस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान का नंबर 1, वो 570 से ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो डिटेक्ट किए गए। इस्लामाबाद तीसरे चौथे नंबर पे था। तो ये दिस इज ओवरऑल इन पाकिस्तान। सिर्फ वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया कि कराची आ जाएं क्योंकि वहां कोई 78 या 76 के करीब वो पार्टिकल थे। बाकी पूरा पाकिस्तान यानी पंजाब और केपी इंक्लूडिंग इस्लामाबाद इसकी लपेट में है।
ये मैं फिर कहूंगा किसी एक गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट केपी पे कोई इल्जाम लगा दे, कराची कोई साहब, पंजाब पे राजा लगा साहब, दे। हम अगर एक बात मेरी सुन लीजिएगा, हम अगर कराची चले गए स्मोक से तो बच जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको पता है मोटरसाइकिल सवारों से बचना मुश्किल हो जाता है। स्नैचिंग के वाकयात। हर जगह का कोई ना कोई मसला होता है, लेकिन चूंकि अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो स्मोक है, जी, तो जी, मैं जी, जी। इसलिए स्मोक के हवाले से ही बात कर रहा था। हाँ, लेकिन क्या इस्लामाबाद में अगर यही बात की जाए मोटरसाइकिलों वाली, भाई यहाँ बैंक दिन दिहाड़े बैंक लूटे जाते हैं। पता नहीं आपका ऑफिस किधर है, पेशावर मोड़ में G94 में इतनी बड़ी बात आ रही है, वहां नेशनल बैंक के बाहर 2 हफ्ते पहले गोली मारी गई, वो बेचारा एक राहगीर मारा गया उसमें। अब हम क्या कहें, किसके बारे में कहें कि कहाँ पर क्राइम कम है या कहाँ पर क्राइम ज्यादा है? ये तो सेफेस्ट सिटी बनाया गया था ना इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में अगर ये हाल है, स्ट्रीट क्राइम इस्लामाबाद में शायद ही आपकी नजर से शायद ना गुजरे हों, लेकिन जो सूरत हाल इस्लामाबाद की है, हाँ। वहाँ कराची में तो चले आइसोलेटेड दूर जगहों पे, जो लेकिन यानी कराची जो के सूरत हाल इस मुजाफा- वक्त हम देख रहे हैं उससे बचना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सीनियर एनालिस्ट मौजूद थे और सियासत के मामलात पर हम डिस्कशन कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आपने इन मामलात पर हमसे गुफ्तगू की। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वक्त हो चाहते हैं एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस।